बिहार में जब भी परमेश्वर मुखिया के नाम पे विवाद होता है, दो पक्ष में लोग बढ़ जाते हैं। पहला पक्ष तो ये कहता है कि वो मसीहा थे, तो वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो दलित के हत्यारा थे। आइए आज की इस वीडियो में पूरा फैक्ट के साथ देखते हैं कि आखिर पूरा सच क्या था। परमेश्वर मुखिया जी आदरणीय थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। आपकी है हिम्मत, आप बोल पाइएगा कि परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद? हम तो बोलते हैं। ये बात सही है कि रणवीर सेना के जो हेड थे, देश भर से चंदा जुटा के, पैसा जुटा के अपने लोगों को, किसानों को उन्होंने मदद किया। दोस्त, आज से कुछ साल पहले भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा और जानकारी के साथ होने वाला है। तो इत्मीनान से आप पूरे वीडियो को अंतिम तक देखिए। सच में एकदम निष्पक्ष होके पूरा सच आपके सामने रखा जाएगा, जिसके बाद से आपके दिमाग में कोई 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ये कहानी है बिहार की। एक ऐसा दौर जब खेत में हल से ज्यादा बंदूक चलती थी, जहां जाति और जमीन के नाम पे खून बहता था। उसी दौर में एक नाम उभरा, परमेश्वर सिंह। लोग उन्हें मुखिया जी कहते थे। उन्होंने बनाई रणवीर सेना, एक ऐसी सेना जो किसान के रक्षा के नाम पे तो बनी थी, लेकिन जिसने बिहार की राजनीति और समाज को हिला के रख दिया था। 1990 के दशक की शुरुआत में सामाजिक और आर्थिक तनाव चरम पे था। नक्सली संगठन, खास करके भाकपा माले लिबरेशन, गरीब और दलित किसान को संगठित कर रहे थे और इनका मकसद एक ही था, जमींदार के जमीन पे कब्जा और उन लोगों के बराबर हो जाना। 90 के दशक में इन नक्सलियों का इतना ज्यादा आतंक बढ़ गया था कि ये किसानों के जमीन में जो फसल हुआ रहता था उसको सीधे आग के हवाले कर देते थे। कितने सारे नरसंहार कर रहे थे लगातार पे लगातार। इतना ही नहीं, ये इस तरीके का आतंक मचा दिए थे कि कितने सारे सवर्ण जो है वो बिहार छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए थे। सवर्ण किसानों में डर और गुस्सा को जानबूझ के इन लोगों के द्वारा बढ़ाया गया। और बात करें उस समय बिहार पुलिस के बारे में, तो वो कुछ नहीं करती थी। वो मुख्य दर्शक बन के इन सारे मामला को देखती थी। उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो वो लालू प्रसाद यादव थे। जिस तरीके की लालू प्रसाद यादव की राजनीति थी, वो भाकपा माले और नक्सलियों का सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा जरूरी था। आपको बता दें, भाकपा माले और नक्सली जो है वही सवर्णों के जमीन को कब्जा कर रहे थे, सवर्णों का लगातार नरसंहार कर रहे थे। और जब ये लोग जाते हैं लालू प्रसाद यादव उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री से मिलने कि हम लोग की स्थिति बहुत खराब हो रही है, यहां पे नक्सली और भाकपा माले वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव का उस समय का कुछ न्यूज मीडिया की माने, कुछ इंटरव्यू की माने, तो वो कहते हैं कि आप लोग तो खुद जमींदार हैं, आप लोगों को क्या जरूरी है सुरक्षा का? आप लोग तो पहले से इस तरीके के आदमी रहे हुए हैं कि आप लोगों को तो सरकार की सुरक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है। If we will not provide respect to the poor, downtrodden, if we will not provide them every facility, then nobody can stop the violence. नक्सलियों का दंश झेल झेल के अब स्वर्ण किसान एकदम परेशान हो चुके थे। और अब समय आ गया था 1994 का, जहां पे सब लोग एकजुट होने का फैसला लेता है और बेलाउर गांव के मध्यम विद्यालय प्रांगण में एक बड़ा किसान रैली होता है। और उस किसान रैली का नाम होता है रणवीर किसान महासंघ। और ये सारे लोग बस इसलिए एकजुट हुए थे कि आखिर इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जमीन हम लोगों का है, इतना ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और कोई आदमी आता है नक्सली के भेष में, नक्सली बन के, और वो हमारे ज़मीन पे कब्जा कर ले रहा है, हम लोगों को मार रहा है, नरसंहार कर रहा है, ना कोई मदद करने वाला है हमारा। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होना चाहिए। और इसके सॉल्यूशन के लिए इतना बड़ा रैली किया गया था, जिस रैली को लीड कर रहे थे, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे रंग बहादुर सिंह। हमारे साथ जो गलती करेगी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारे तरफ आंख उठाएगा उसको आंख फोड़ देंगे। रणवीर किसान महासंघ के सक्सेसफुल रैली के बाद अब स्वर्ण किसान इस बात को डिसाइड करते हैं कि अब नक्सली को नक्सली के ही भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सब लोग परेशान थे, सारे लोग नक्सली से डर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो सब लोग एकजुट होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि आज पहले आप जमीन गंवाइएगा फिर जान गंवाइएगा, उससे अच्छा है कि सब लोग मिल के लड़े, तो फिर सब लोगों का जान बच जाएगा। इसलिए सब लोग एकजुट होके कहते हैं कि ठीक है, रणवीर किसान महासंघ के हम लोग साथ हैं। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो पूरा रणवीर किसान महासंघ इस चीज का जवाब देगा, नक्सली को नक्सली के भाषा में ही जवाब देगा। और उस समय ही सोना बेच के लोहा खरीदने का स्लोगन दिया गया और सारे लोगों ने सोना को बेच बेच के किसी तरीके से अपने पास हथियार एकत्रित किया। और उस समय का
ये ओरिजिनल फोटो है जो आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रणवीर सेना अपने हाथ में बंदूक लेके नक्सलियों को जवाब देने के लिए कुछ इस तरीके से जवाब देती थी। अभी तक रणवीर किसान महासंघ को लीड कर रहे थे रंग बहादुर सिंह, लेकिन जब उनका उम्र ढलने लगता है, जब वो अस्वस्थ रहने लगते हैं, तो फिर वो एक कड़ा और बड़ा फैसला लेते हैं और कहते हैं रणवीर किसान महासंघ के अध्यक्ष पद से हम इस्तीफा देते हैं और यहां पे अगर कोई नियुक्त होगा तो वो होंगे परमेश्वर नाथ सिंह, जो युवा यानी कि 25 साल की उम्र में ही अपने गांव के मुखिया रहते हैं। और जब वो रणवीर किसान महासंघ के अध्यक्ष बनते हैं तो फिर वही उसको इस रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं कि फिर सरकार घोषित करके बता देती है कि ये रणवीर किसान महासंघ नहीं, ये रणवीर सेना है। अब शुरू होती है बिहार में रणवीर सेना की कहानी। वैसे तो भोजपुर के एक छोटे से गांव बेलौर से इसकी कहानी शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरीके से इनके सदस्य सक्रिय थे, जिस तरीके से बड़ा बड़ा कांड कर रहे थे, पूरे बिहार के नक्सली का पसीना छूट गया था। अब सवर्णों के जमीन को छूने का या फिर उनके तरफ ताकने का भी जितने लोग सपना देख रहे थे कि अब कुछ दिन में ही इतना आतंक फैलाएंगे नक्सलियों के द्वारा कि सारा सवर्ण का जमीन जो है वो हम लोग के कब्जे में हो जाएगा और उन लोगों के जमीन के मामले में और रुतबा के मामले में बराबर हो जाएंगे, उनका बहुत बुरे तरीके से नस्ल का सफाया होने लगा था। और सफाया तो इस कदर हो रहा था कि जो नक्सली के घर की बहू बेटी नक्सली आगे चल के 9 महीना में पैदा करने वाली थी, उसके पेट में तलवार डाल के 4 महीने में ही उस नक्सली को बाहर निकाल दिया जा रहा था। और कुछ इस तरीके से रणवीर सेना का दहशत पूरे बिहार में नक्सलियों के बीच में चला गया था, जिसके बाद एक डेटा आता है जिसमें पता चलता है 200 से ज्यादा नक्सलियों को अपने जगह पे पहुंचा दिया गया है, मतलब उनको मार दिया गया है। और 10 से भी बड़ा ज्यादा नरसंहार हुआ है बिहार में जमीन के अपने प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप इंटरनेट पे जाके थोड़ा डेटा निकालने की कोशिश कीजिएगा तो इन सारे नरसंहार के बारे में आपको पता भी चल जाएगा। कुछ मुख्य तौर पे जो नरसंहार जमीन के बचाव में हुआ था, आतंकवादियों नक्सलियों के प्रतिकार में हुआ था, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो बथनी टोला नरसंहार हुआ था। स्थान वही बथनी टोला भोजपुर बिहार था। तारीख 11 जुलाई 1996। मृतक यानी कि मारे गए थे पूरे 21 लोग। बात करें अगले नरसंहार के बारे में तो वो था लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। स्थान वही लक्ष्मणपुर बाथे अरवल बिहार में जो आता है वो। तारीख 1 दिसंबर 1997। और मृत मतलब कितने लोग मरे थे तो वो 58 लोग मरे थे। बाकी अगला नरसंहार था शंकर बिघा नरसंहार। स्थान वही शंकर बिघा गया बिहार। तारीख 25 जनवरी 1999। मृतक यानी कि 23 लोगों को इस नरसंहार में मारा गया था। बात करें अगले नरसंहार के बारे में तो वो था मियापुर नरसंहार। स्थान वही मियापुर औरंगाबाद बिहार में ये जगह आता है। बात करें तारीख की तो 16 जून 2000 में 35 लोगों को इस नरसंहार में मार दिया गया था, जो लोग जाके लाल झंडा गाड़ने का शौक पाल के रखे थे। बात करें एकरी नरसंहार के बारे में तो ये एकरी भोजपुर बिहार में आता है। तारीख के बारे में बात करें तो 1997 में हुआ था। 9 लोगों को इसमें पहुंचाया गया था, आतंकवादियों को अपने पुराने आतंकवादी के पास। इस तरीके के नरसंहार से जब नक्सलियों का कमर टूट गया, अब जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी के सवर्ण के जमीन पर जाके किसी भी तरीके से आग लगाने का या फिर झंडा गाड़ने का, तब एक खबर आता है और उस खबर में साफ लिखा जाता है कि परमेश्वर नाथ सिंह जो रणवीर सेना के अध्यक्ष थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है पूरे 20 नरसंहार के आरोप में। जब इनसे पुलिस पूछताछ करती है तो वो क्लियर शब्द में इस बात को कहते हैं कि मुझे कोई अफसोस कोई दुख नहीं है कि इस तरीके का नरसंहार बिहार में हुआ। ये बस इसलिए हुआ क्योंकि नक्सली बहुत ज़्यादा आतंक कर दिए थे और जितना भी हत्या हुआ है, चाहे वो 10 नरसंहार हो, 200 लोगों की जान गई हो, ये सिर्फ प्रतिकार में यानी कि सेल्फ डिफेंस में गई है। और ये हम कहीं से बना के या फिर बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं। ये आप सारा आर्टिकल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी वो सारा चीज़ का जो आर्टिकल होता है वो आपके सामने मौजूद है, जो सोर्स एकदम ओरिजिनल है, जिसके बारे में आर्टिकल पहले से छपा हुआ है। अब इन पर सवाल उठता है कि इन्होंने दलित को मारा और कुछ दलित ऐसे हैं जो इनका विरोध करते हैं। अब विरोध करने वाले दलित से हम यही पूछना चाहते हैं, ये तो वही बात हो गया कि आप किसी का जमीन हड़प लीजिए, आप किसी के घर में आग लगा दीजिए, किसी का फसल जला दीजिए, आप उसको बिहार छोड़ने पे मजबूर कर दीजिए और लोग आपका आरती उतारे कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नहीं मारा जाना चाहिए। जबकि ना पुलिस कुछ कर रहा है, ना मुख्यमंत्री कुछ कर रहा है। तो आपके घर में भी अगर आज कोई सामान निकाल ले तो आप भी तो उसको मारने का कोशिश कीजिएगा ना। पहले तो अपना पावर पहुंच लगाइएगा, फिर पुलिस के पास जाइएगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशान करेगा, आपका घर हड़पने की कोशिश करेगा तो क्या कीजिएगा? वही कीजिएगा जो परमेश्वर नाथ सिंह ने किया और सबको वही करना चाहिए, चाहे आप किसी जाति से आते हैं, किसी धर्म से आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि आखिर परमेश्वर नाथ सिंह पे यही आरोप क्यों
क्यों लगता है कि उन्होंने दलित को मारा? अगर मारना ही था तो वो नक्सली को मारते, वो सब लोगों को मारते, दलित को ही उनके गोली से, उनके तलवार से काटने का कहानी क्यों सुनाई होता है? तो आपको बता दें, लालू प्रसाद जिस समय राजनीति करते थे, जिस तरीके की राजनीति करते थे, उस समय जो गरीब दलित लोग थे, जो मजबूर थे, उन लोगों को भड़काया जा सकता था और नक्सली में उन लोगों को रिक्रूट किया जा सकता था। भाकपा माले के बारे में बात करें तो वो लोग भी अपने साथ उन्हीं लोगों को जोड़ रहे थे जो वैसे दलित थे, जो बहुत ज़्यादा सताए हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको खाने के लिए अन्न नहीं था, वो लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो लोग नक्सली बन रहे थे। अब नक्सली जब बन गए तो जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादी का कोई जाति नहीं होता है, जब वो आतंकवादी बन जाते हैं, उस तरीके से अगर कोई इंसान खराब हो जाता है, जब वो कोई उपद्रव करने लगता है, जब वो किसी को परेशान करने लगता है, तो फिर वो किसी जाति का नहीं होता है, वो मरता है तो मरे। उसके घर के लोगों के पेट में तलवार डाल के अगर 4 महीने के बच्चे को निकाल लिया जाता है तो उसको किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको उसके कर्मों से जोड़ना चाहिए, जिसका सजा जिस समय जिस तरीके का अनुकूल होता है उस समय दिया जाता है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पे बरमोश मार के दिया, जिस तरीके से परमेश्वर मुखिया ने आतंकवादियों के घर में घुस के उनको गोली मार के दिया। इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में 1% भी डाउट है तो आपको बता दें, नक्सली के अलावा परमेश्वर नाथ सिंह ने किसी को नहीं मारा। इस बात का सबूत खुद सुप्रीम कोर्ट है। आपको बता दें, 9 साल तक परमेश्वर नाथ सिंह को जेल में रख के बहुत अच्छे तरीके से जांच किया गया और फिर पता चला कि कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि परमेश्वर नाथ सिंह ने किसी को मारा है, किसी को इस तरीके से नरसंहार किया है, जिसके वजह से उनको 2002 में बेल दे के बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद ये इंटरव्यू भी दिए थे। तो देखिए, सरकार की कमजोरी है जो उसमें राजद सरकार थी। यदि विधि व्यवस्था वो सही रखती तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि किसान हथियार उठाते। किसान तो मजबूरन हथियार उठाए हैं, लेकिन अब चूंकि मैं जागृत लोगों को गांव-गांव में जा कर के किया कि आप अपने आप में अपने को समझिए, दृढ़ रहिए, जो आप पर हमला करे उस पर आप थोड़ा सा रक्षात्मक। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और जितने लोगों को सच नहीं पता है उनको ये सच भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आज के समय में हर पत्रकार नेता बनना चाहता है और जो नेता बनना चाहता है वो इन सब टॉपिक को बिल्कुल छूना नहीं चाहता है कि अगर इन टॉपिक को छूते हैं तो फिर दूसरे समाज के लिए वो थोड़ा निगेटिव छवि वाले इंसान बन जाएंगे। लेकिन किसी भी इंसान के बारे में सच रखना हमको नहीं लगता है किसी भी समाज के इंसान को बुरा लगेगा। बाकी आपने अपना कीमती समय देख के इस समय तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।